नमस्कार। नींद की प्याली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मधुर कहानी लाए हैं जो आपकी थकान और चिंताओं को धीरे धीरे दूर कर देगी, ताकि आप मीठी नींद की गोद में समा सकें। एक आरामदायक जगह पर बैठें या लेट जाएं और अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। हर सांस के साथ अपनी परेशानियों को बाहर निकालने की कल्पना करें। अब खुद को इस कहानी के हर शब्द में डूबने दें और शांति के सागर में बह जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। रोज की तरह मैं ठीक 8 बजे पुस्तकालय पहुंची। नियमों के अनुसार अपनी घड़ी, जूते और फोन बाहर निकाले और अंदर कदम रखा। पुस्तकालय में काम करते हुए मुझे 4 साल हो चुके थे और अब वह मेरे लिए सिर्फ एक कार्यस्थल नहीं, बल्कि मेरा दूसरा घर बन चुका था। रघुवेंद्र प्रताप, जिन्हें हम सभी स्नेह से रघु जी कहते थे, उस पुस्तकालय के स्वामी थे। वे एक वृद्ध थे जिन्होंने इस पुस्तकालय को बिल्कुल अपने घर जैसे देखभाल और स्नेह से संजोया था। उनकी नजर में यह केवल किताबों का संग्रह नहीं था, बल्कि एक ऐसी पवित्र धरोहर थी जहां शब्द सांस लेते थे और कहानियां फड़फड़ाते पन्नों में जीती थीं। रघु जी के कुछ कड़े नियम थे जिनका पालन करना अनिवार्य था। पहला, जो भी पुस्तकालय में प्रवेश करे उसे अपने जूते, घड़ी और फोन बाहर शेल्फ पर रखकर ही अंदर आना होगा। दूसरा, पुस्तकों को बड़े जतन और आदर से संभाल कर पढ़ना होगा और उन्हें घर ले जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। तीसरा, पुस्तकालय का एक कोना विशेष पुस्तकों से भरा था, जिसे रघु जी ने किसी रहस्यमयी खजाने की तरह संरक्षित कर रखा था। वहां जाने की इजाजत किसी को भी नहीं थी, ना पाठकों को और ना ही मुझ जैसे पुरानी सहकर्मी को। यहां काम करते हुए मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि मैं इन तीनों नियमों का पालन स्वयं करूं और यह सुनिश्चित करूं कि पाठक भी इनका आदरपूर्वक पालन करें। पुस्तकालय आकार में छोटा था, लेकिन अपनी सजीवता और सौंदर्य की पूर्णता में अद्वितीय था। बाहर का दरवाजा बोगनविलिया की लताओं से सजा रहता, जो हर मौसम गुलाबी और सफेद रंग की छटा बिखेरती। पास ही चंपा का एक विशाल वृक्ष था, जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हर जगह फैली होती। पुस्तकालय के अंदर भी सुंदर गमले सजे थे, जिनमें विविध प्रकार के पौधे और लताएं अपनी हरियाली बिखेर रही थी। उनकी ताजगी न केवल वातावरण को हरा भरा बनाती, बल्कि
पाठकों के मन को भी सुकून से भर देती। रघु जी इन पौधों का बड़े स्नेह और धैर्य से देखभाल करते, जैसे कोई अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। शहर में कई विशाल और आधुनिक पुस्तकालय थे, जहां वाईफाई, डिजिटल रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो बुक्स जैसे तमाम सुविधाएं उपलब्ध थी। मगर रघु जी ने कभी भी अपने पुस्तकालय को आधुनिकता की इस दौड़ में शामिल करने की इच्छा नहीं जताई। शायद यही कारण था कि यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते थे। यहाँ केवल वही कदम रखते थे जिन्हें सच में जादुई किताबों का विशेष शौक था। और यह किताबें भी साधारण नहीं थी। उनमें ऐसा सम्मोहन था कि जो एक बार पढ़े वह वास्तविक दुनिया को भूल जाए। सबसे अद्भुत बात तो यह थी कि ये किताबें ना तो किसी दुकान में मिलती थी, ना ऑनलाइन, ना किसी और पुस्तकालय में। जब भी मैं रघु जी से पूछती कि ये किताबें आखिर आती कहाँ से हैं, तो वे मुस्कुराकर बस इतना ही कहते, इन्हें कुछ ऐसे लेखकों ने लिखा है जिनका इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। मुझे यह बात अचंभित कर देती। इस दौर में जहां हर कोई अपने नाम और पहचान के लिए संघर्ष करता है, वहां ये लेखक अपना अस्तित्व क्यों छुपा रहे थे? फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी को एक नया अर्थ और उद्देश्य दे दिया, और मुझे अपने इन सवालों के जवाब भी मिल गए। शाम का वक्त था। मैं अपने कार्य समाप्त कर घर जाने की तैयारी कर ही रही थी, तभी रघु जी का बुलावा आया। मैं तुरंत उनके पास पहुंची। उन्होंने मुझे पास बैठने का इशारा किया और हम दोनों एक गरम चाय की प्याली के साथ बात करने लगे। रघु जी कुछ चिंतित से लग रहे थे। उन्होंने बेहद कोमलता से कहा, कविता, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटी। तुम्हें यहाँ काम करते हुए 4 साल हो गए हैं, और इस दौरान मैंने तुम्हें भली भांति परख लिया है। तुम्हारा मन साफ और निर्मल है, और यही कारण है कि मैंने तुम्हें इस पुस्तकालय में इतने वर्षों तक रहने दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य बताऊं। यह पुस्तकालय वह नहीं है जो तुम्हें दिखाई देता है। यह दरअसल एक जादुई लोक का द्वार है, एक ऐसा गुप्त आश्रय जहां परियां रहती हैं। यह पुस्तकालय उनके छुपे हुए संसार का एक हिस्सा है, जिसे मैंने वर्षों तक बाहरी दुनिया की नजरों से बचा कर रखा है। मैंने अविश्वास से उनकी ओर देखा। उन्होंने मेरी आंखों में झांका और गहरी शांत आवाज में आगे कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम इस पुस्तकालय में एक रात बिताओगी तो तुम्हें स्वयं इसका प्रमाण मिल जाएगा। मैंने वर्षों तक इस स्थान की रक्षा की है, लेकिन अब मेरा इस संसार से
विदा लेने का समय आ गया है और मैं चाहता हूं कि अब से इनकी जिम्मेदारी तुम संभालो। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो सत्य और विश्वास से भरी थी, मगर मेरे लिए ये सब स्वीकार करना असंभव था। लेकिन जैसा कि रघु जी ने कहा था, मैंने उस रात पुस्तकालय में रुकने का निर्णय लिया। शाम के 7 बजते ही रघु जी पुस्तकालय बंद कर देते। दरवाजे, खिड़कियां और यहाँ तक कि सभी बत्तियां भी बुझा देते। अब भीतर सिर्फ मैं और रघु जी थे और हमारे सामने एक मध्यम सी मोमबत्ती जल रही थी। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, थोड़ी देर में तुम इस जादुई दुनिया से परिचित हो जाओगी। मेरी तुमसे एक विनती है, इस स्थान को वैसे ही संभालना जैसे मैंने इसे अब तक संभाल रखा था। मैंने सिर हिला दिया, पर मेरे भीतर बेचैनी थी। अचानक पुस्तकालय के सभी पौधों में से एक अद्भुत सुनहरी चमक फैलने लगी। मैं स्तब्ध रह गई। रघु जी मुस्कुराए, मानो उन्होंने यह दृश्य पहले भी कई बार देखा हो। देखते ही देखते उन पौधों की पत्तियां हवा में लहराने लगी, जैसे कोई अदृश्य धुन पर नाच रही हो। और फिर उनमें से छोटी छोटी नन्ही परियां निकलने लगी। वे सोने जैसी झिलमिलाती रोशनी से दमक रही थी और अपनी नन्ही नन्ही पारदर्शी पंखुड़ियों को फड़फड़ाते हुए पूरे पुस्तकालय में चमक बिखेरने लगी। मैं स्तब्ध रह गई। वे मुझे उतने ही आश्चर्य से देख रही थीं जितना मैं उन्हें देखकर चकित थी। रघु जी ने आगे बढ़कर बड़े स्नेह से उन परियों से कहा, आज से कविता इस पुस्तकालय की उत्तराधिकारी होगी। वह तुम्हारी और इस पुस्तकालय की देखभाल वैसे ही करेगी जैसे मैं करता था। मैंने आश्चर्यचकित होकर रघु जी की ओर देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। तभी वे नन्ही परियां मेरे पास आईं। वे इतनी सौम्य और प्यारी थी कि मैं मंत्रमुग्ध हो गई। उनमें से एक ने मुझसे पूछा, क्या सच में आज से तुम हमारे साथ रहोगी? मैं घबराई हुई थी, लेकिन मैंने हल्के से मुस्कुरा दिया। सब कुछ एक स्वप्न जैसा लग रहा था। मेरी उलझन भरी आंखों को देखकर रघु जी मुस्कुराए और बोले, जैसा कि मैंने कहा था, यह परियों का एक गुप्त रहस्यमयी घर है। तो ये सब सच था। मैं निशब्द रह गई। नन्ही परियां मेरे पास आईं और बड़े प्रेम और आदर से अभिवादन करने लगी, मानो वो मेरा स्वागत कर रही हूं। तभी पीछे से कुछ और आवाजें आईं। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये आवाजें पुस्तकों से आ रही थी। यह एक और चौंकाने वाला रहस्य था। वे जादुई पुस्तकें बोल सकती थी, जिनके पन्नों में शब्द नहीं
भावनाएं भी थी। और अगले ही पल मैंने देखा परियां और वे जादुई किताबें साथ में हवा में तैर रही थी। उनकी खिलखिलाती हंसी पुस्तकालय में गूंज उठी। उस क्षण मुझे समझ आया कि इन अद्भुत किताबों के लेखक वास्तव में यह नन्ही परियां थी। इसीलिए इन किताबों की कोई दूसरी कॉपी इस दुनिया में थी ही नहीं। और अब यह रहस्य मुझ पर पूरी तरह उजागर हो चुका था। परियों और पुस्तकों की हंसी से पुस्तकालय जीवंत हो उठा था। मेरे बहते विचारों पर अचानक रोक लगी जब रघु जी पीछे से बोले, परियों की इस दुनिया को 3 चीजों से सबसे अधिक खतरा है। मैं ध्यान से सुनने लगी। पहला, जूते। बाहर की कठोर दुनिया की धूल जब इस पवित्र वातावरण में प्रवेश करती है तो परियों को सांस लेने में कठिनाई होती है। तब मुझे समझ आया कि इस पुस्तकालय में जूते बाहर रखने का नियम क्यों था। दूसरा, घड़ी। वक्त को बहाने वाली यह यंत्र परियों की जिंदगी के लिए खतरा साबित होती है, क्योंकि वे समय के बंधनों से परे हैं। इस दुनिया और जादुई लोक की दुनिया के बीच वे स्वतंत्र रूप से आती जाती रहती है। घड़ी को पुस्तकालय से दूर रखने का रहस्य भी मुझे समझ आ गया। और तीसरा, मोबाइल। इसलिए ताकि कोई भी किसी भी माध्यम से उनके अस्तित्व को कैद न कर सके। मैं अचंभित होकर उनकी बातें सुन रही थी। अब रघु जी द्वारा बनाए गए हर नियम का गहरा अर्थ मेरी समझ में आने लगा। तभी कुछ नन्ही परियां मेरे पास आकर मुझ पर अपनी चमक बिखेरने लगी। वे मेरे साथ जल्द ही घुल मिल गई। रघु जी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, और अब आखिरी रहस्य जो सबसे ज्यादा जरूरी है। यह कहते हुए वे मुझे पुस्तकालय के उस कोने की ओर ले गए जहां जाने की किसी को भी अनुमति नहीं थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। रघु जी ने एक पुरानी बड़ी लोहे की चाबी निकाली और धीरे धीरे उस रहस्यमय द्वार को खोला। मैं हल्के कदमों से अंदर बढ़ी और जो देखा उससे मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह एक जादुई कमरा था जिसकी छत मानो आसमान को छू रही थी और ऊपर पूरा ब्रह्मांड झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा था। चारों ओर विशाल पुस्तकों की अलमारियों से बनी दीवारें थी। बाहर से साधारण और मामूली दिखने वाला यह कमरा भीतर से इतना विशाल और अद्भुत था। रघु जी बोले, यह एक गुप्त द्वार है जो इस दुनिया को परियों की जादुई लोक से जोड़ता है। मैं स्तब्ध रह गई। जब कभी उस जादुई लोक में कोई संकट मंडराता है तब परियां इस द्वार के माध्यम से हमारे संसार में प्रवेश कर कुछ समय के लिए सुरक्षित रहती है। यह रहस्य सदियों पुराना है और मैंने इस अनोखी दुनिया का द्वारपाल हूं। यह द्वार
केवल परियों की सहमति से ही खुलता और बंद होता है। किसी भी साधारण इंसान को जादुई लोक में जाने की अनुमति नहीं है। अब से तुम्हें भी यह सुनिश्चित करना होगा कि यह स्थान आम लोगों की पहुंच से दूर रहे। मैं ध्यानपूर्वक उनकी कही एक एक बात सुन रही थी। तभी परियां मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। उन्होंने मिलकर अपनी जादुई रोशनी उन किताबों पर बिखेरनी शुरू कर दी और देखते ही देखते वहां एक सुनहरी चमकदार गोल आकृति उभर आई। उस पार जो देखा वह किसी कल्पना से भी परे था। एक अद्भुत स्वर्णिम बगीचा जहां अनगिनत रंग बिरंगे फूल खिले थे और हल्की हल्की जादुई किरणें बिखरी थी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लेकिन मैं एक साधारण इंसान थी, इसलिए मुझे उस दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। परियां एक के बाद एक निरंतर इस संसार से उस लोक में जाती और वहां से नई परियां इस ओर आती। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह किसी जादुई पुस्तक के पन्नों में खो जाने जैसा था। लेकिन अगले ही पल मैंने देखा रघु जी स्वयं उस चमकते द्वार से होते हुए जादुई लोक में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे देखा, हाथ हिलाया और अंतिम विदाई दी। मुझे तुम पर विश्वास है कविता। तुम इस जिम्मेदारी को उसी कुशलता से निभाओगी जैसे मैंने निभाई। तुम्हारे साथ परियां हैं जो हर कठिनाई में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। यह कहते हुए धीरे धीरे उनकी छवि उस स्वर्णिम बगीचे की रोशनी में विलीन हो गई और तब जाकर मुझे समझ आया कि रघु जी केवल इस पुस्तकालय के संरक्षक नहीं थे, वे स्वयं उस जादुई लोक के सदस्य थे। समय के साथ परियों और उन जादुई किताबों ने मुझे अपना लिया, मुझ पर विश्वास किया। अब वे बिना हिचकिचाहट मेरे पास आती, अपनी कहानियां सुनाती और अपनी दुनिया के छोटे छोटे रहस्य मुझसे साझा करती। मैंने सीखा कि इस रहस्य को बचाए रखना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य था। इस पवित्र स्थान को बाहरी दुनिया की नजरों से दूर रखना, ताकि यह हमेशा वैसा ही बना रहे जैसा रघु जी ने इसे संभाला था।